उपस्थित हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजाराम शुक्ल एवं अन्य विद्वज्जन हमारे साथ उपस्थित हैं और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया। जिस विषय पर बात करने के लिए आपके द्वारा अनुरोध किया गया है उस पर प्रमाण विज्ञान इस विषय पर बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। परंतु प्राथमिक तौर पे कुछ चीज़ों को स्पष्टतया मैं बता देना चाहता हूँ। जब हम प्रमाण विज्ञान इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर विज्ञान को उस सीमित अर्थ में नहीं स्वीकार करना चाहिए जिस अर्थ में पश्चिमी परंपरा में विज्ञान शब्द को व्यवहृत किया जाता है, क्योंकि विज्ञान की अपनी एक परंपरा है, उसकी एक अवधारणा है और एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रमाण विज्ञान दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत है। वस्तुतः तो प्रमाण विषयक विचार के लिए प्रमाण मीमांसा शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रमाण मीमांसा अलग अलग दर्शनों की अलग अलग प्रकार की हुआ करती है। ऐसा नहीं होता कि सभी दर्शनों की एक प्रकार की प्रमाण मीमांसा हो, और इसी वजह से प्रमाण मीमांसा को विज्ञान से थोड़ा सा अलग करके समझने की अपेक्षा है। क्योंकि अगर हम उसको प्रमाण मीमांसा को जो दर्शन का एक विशेष विवेच्य विषय है उसे विज्ञान के साथ बिल्कुल ही जोड़ करके देखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको निराशा हाथ लगेगी। विज्ञान एक ही हुआ करता है और विज्ञान के बारे में ये बात एक बहुत मान्य सिद्धांत के रूप में आती है कि विज्ञान न तो पश्चिमी है न तो भारतीय है, वो पूरा का पूरा एक ही है। क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत किसी देश विशेष के कारण बदल नहीं जाते। अगर हम कहीं पर विज्ञान को वैदिक विज्ञान या विज्ञान को पाश्चात्य विज्ञान या भारतीय विज्ञान के रूप में नाम दे रहे होते हैं तो उसका तात्पर्य मात्र इतने से हुआ करता है कि विज्ञान की ये सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं वो उस देश विशेष में जन्म ली हुई हैं, वहाँ पर खोजी गई हैं। और जब हम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें भी यही बात आती है कि अधुनातन काल में जिस विज्ञान की अवधारणाएं निश्चित की जा रही हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आ रही हैं, इस कारण उसको आधुनिक विज्ञान कहा जा रहा है। अन्यथा जो भी विज्ञान होता है वो अपने आप में उस समय के हिसाब से आधुनिक ही हुआ करता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है, लगातार उसमें परिष्करण हुआ करता है। तो इस कारण विज्ञान की जो अवधारणा है वो इसी रूप में हमारे सामने आती है और उसमें अलग अलग भिन्नताएं नहीं हुआ करती हैं कि आप ये कहिए कि ये वहाँ का सिद्धांत है लागू होगा और यहाँ का सिद्धांत है तो लागू नहीं होगा। यानी कि जो विज्ञान की अवधारणाएं होती हैं वो सार्वभौम होती हैं, सार्वदैशिक होती हैं और उसी प्रकार से हर जगह पर लागू होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कहा जाए, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत पश्चिम में भी उतना ही लागू होता है जितना कि भारत में। आज से 1000 वर्ष पहले भी उसी प्रकार से लागू हो रहा होगा और आज के 1000 वर्ष बाद भी उसी प्रकार से लागू होता रहेगा। फिर उस विज्ञान को भारतीय या वैदिक या पाश्चात्य कहने का तात्पर्य इतना ही रह जाता है कि वह हम ये बताना चाहते हैं कि वस्तुतः ये अवधारणा पहले यहाँ पर भी खोजी जा चुकी है,
ऐसा नहीं है कि ये अवधारणा एकदम कोई नई है जो आज ही खोजी गई है, और इसी कारण थोड़ी सी विभिन्नता दिखाई पड़ती, बस इसके अलावा और कोई विभिन्नता की बात रहती नहीं। लेकिन जब इसी परिप्रेक्ष्य में हम प्रमाण विज्ञान की बात करने की कोशिश करते हैं, तो यही बात आती है कि अगर ये विज्ञान है तो प्रमाण की जो सिद्धांत हैं, प्रमाण की जो अवधारणा है वो एक होनी चाहिए, अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार की नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समग्र विश्व में या समग्र दर्शनों में एक ही प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रमाण विषयक जो अवधारणा है, इसके लिए एक पश्चिमी परंपरा में एक शब्द अभी प्रचलन में आया है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस की जब बात की जाती है तो इसमें यह अवधारणा आती है कि ये एक संज्ञानीय विज्ञान है। कॉग्निटिव का मतलब हुआ संज्ञानीय, साइंस माने विज्ञान। तो प्रमाण मीमांसीय अवधारणाओं को कहीं ना कहीं कॉग्निटिव साइंसेस के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश, देखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस प्रयास के परिप्रेक्ष्य में भी इतना फिर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस प्रकार से पश्चिम में विज्ञान की अवधारणा एकदम निश्चित रहा करती थी, सुपरिभाष्य हुआ करती थी, परवर्ती काल में जब हमारे सामने वार्नर हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत आ जाता है, जब हम क्वांटम फिजिक्स में पहुंच जाते हैं तो वहां पर उस प्रकार की सुनिश्चितता नहीं दिखाई पड़ती है, वहां पर अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं आने लगती हैं। यानी कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां पर ये कहना थोड़ा कठिन हो जाता है कि यह सिद्धांत सचमुच में उसी परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक सिद्धांत है या कहीं दार्शनिक सिद्धांत है। तो ज्ञान की अवधारणाओं के बारे में जो सिद्धांत हैं, चूंकि ये दर्शन विषयक सिद्धांत है और दर्शन विषयक सिद्धांत होने के कारण यहाँ पर ये विशेष ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि अलग अलग दर्शन परंपराओं के अलग अलग प्रकार के प्रमाण मीमांसीय सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित होते हैं। लेकिन उन सब में दो, अगर कहा जाए तो दो प्रमुख धारणाएं दिखाई पड़ती हैं, दो प्रमुख परंपराएं हमारे सामने चलती हैं भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन परंपरा में। एक परंपरा जिसको हम कह सकते हैं कि न्याय की परंपरा है, और दूसरी परंपरा जिसको हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन की परंपरा है। शायद बहुत सारे सांख्य दार्शनिक या मीमांसक या अन्य दर्शनों के लोग हमारे इस कथन पर आपत्ति जताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि न्याय और बौद्ध इन्हीं रूपों में हम दर्शनों, भारतीय प्रमाण मीमांसीय अवधारणाओं को बांटना चाहते हैं, अन्य को हम क्यों उतना महत्व नहीं देना चाहते। उसकी वजह मात्र इतनी है कि अन्य सारे भी दर्शन की जो प्रमाण मीमांसीय अवधारणाएं हैं, चाहे वो वेदांत की हों, चाहे सांख्य की हों, चाहे आप उसको मीमांसा की दर्शन विषयक अवधारणा को ले लें, इन सारे अवधारणाओं के साथ एक विशिष्ट बात है। वह यह है कि ये सारी की सारी अवधारणाएं कहीं न कहीं न्याय की अवधारणा के साथ खड़ी दिखाई पड़ती हैं। जैसे न्याय की जो प्रमाण विषयक अवधारणा है, उसमें जब ये बात कही जाती है कि प्रमाकरणम प्रमाणम, तो यह प्रमाकरणम प्रमाणम, इस अवधारणा को सारे के सारे भारतीय दार्शनिकों ने एक तरह से, एक मत से जैसे स्वीकार कर लिया। चाहे वो सांख्य हो, वो भी प्रमाकरणम प्रमाणम की बात करते हैं, चाहे वेदांती हो, चाहे वो मीमांसक हो, चाहे अन्य जो दार्शनिक हैं, वे भी प्रमाकरणम प्रमाणम की बात स्वीकार करके चलते हैं। लेकिन जब यही बात हम बौद्ध दार्शनिक के सामने रखें तो तुरंत इसकी आलोचना करता है, कहता है कि नहीं, प्रमाकरणम प्रमाणम की बात सही नहीं है,
प्रमाण की ये अवधारणा अपने आप में डिफेक्टिव है, गलत है, और इसलिए इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। वो ये कभी नहीं मानते कि प्रमा का करण प्रमाण हुआ करता है, और इसीलिए बौद्ध दार्शनिकों ने एक विपरीत मत को स्थापित किया, जिसको कहा जाता है कि प्रमा और प्रमाण के अभेद की अवधारणा। जब वो कहते हैं, उन्होंने जो बौद्ध दार्शनिक हैं, उन्होंने ये एक नया पक्ष रखा, जिसको कहा जाता है कि जो प्रमा है वही प्रमाण है, यानी प्रमा और प्रमाण के बीच में उस प्रकार का संबंध नहीं है जिस प्रकार का संबंध नैयायिक होने का दावा करते हैं। अब ये एक अलग तरह की बात आकर के हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, क्योंकि बौद्धों का जो ये कहना है वो इस विषय को ध्यान में रखते हुए कहना है कि भाई प्रमा जो होती, जो ज्ञान जो होता है, या जो प्रमाण जिसको हम कहते हैं, वो प्रमाण सचमुच में प्रमा का करण होने के कारण प्रमाण नहीं कहलाता है। माने वहां पर जब हम कर्तृ कर्म भाव को आधार बना करके प्रमाण को समझने की कोशिश करते, क्योंकि हर जगह पर आप देखिए, नैयायिकों ने प्रमाण को जब लिया तो प्रमाण को लेते हुए आप अगर न्याय मंजरी को देखिए, या आप तात्पर्य टीका को देखिए, या अन्य जो दर्शन संप्रदाय के ग्रंथ हैं प्रमाण मीमांसा पर आधारित, तो वहां पर एक बात इस प्रकार से उभर करके आती है। वो ये पाणिनि का जो एक सूत्र है, साधक तमम करणम, तो साधक तमम करणम को आधार बना करके बहुत लंबा विचार चलता है कि भाई प्रमा का करण कौन है, जो कि प्रमा के प्रति साधक तम है, वो प्रमाण है, उसी को हम प्रमाण मान करके बात करते हैं। बौद्धों ने क्या किया कि उन्होंने एक एकदम विपरीत मत रखा। माने ये अवधारणा उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि वस्तुतः प्रमा और प्रमाण, क्योंकि जब आप साधक तमम करणम की बात करके चलते हैं तो कारण और कार्य के बीच में एक भेद हुआ करता है। जो कार्य है वो कारण नहीं हो सकता, माने उसी का कार्य और कारण में एक भेद होना आवश्यक होता है। जैसे घट के प्रति दंड कारण हुआ करता है, तो घट के प्रति दंड कारण होता है, तो घट और दंड दोनों अभिन्न नहीं हो सकते। यानी कि घट अगर कार्य है तो वही घट अपना कारण नहीं हो सकता। और इसीलिए नैयायिक को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि भाई एक ही चीज प्रमा भी कैसे हो सकती है और प्रमाण भी कैसे हो सकती है। इसलिए नैयायिकों के यहाँ प्रमा करणम प्रमाणम इस अवधारणा को लेकर के माने कहना चाहिए कि कार्य और कारण के बीच में जिस प्रकार का भेद हुआ करता है, उस भेद को लेकर के एक विचार करने की परंपरा आती है। और ये जो अवधारणा है प्रमा और प्रमाण के बीच में एक भेद रख करके विचार करने की बात, ये सांख्य में भी है, अद्वैत वेदांत में भी है, मीमांसा में भी है, इसी प्रकार के अन्य भी दर्शनों में इस प्रकार का भेद विद्यमान है। लेकिन जब यहीं पर बात हम बौद्ध परंपरा की करते हैं तो उनके यहाँ ये भेद विद्यमान नहीं है। वो इस भेद को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि प्रमाण और प्रमा के बीच में, या प्रमा और प्रमाण के बीच में वस्तुतः कार्य कारण भाव का भेद नहीं हो सकता। माने ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये मान के चलें कि प्रमा जो है वो कार्य है और जो प्रमाण है वो कारण है। फिर क्या है, माने इसको वो दूसरे रूप में कहते हैं कि सचमुच में प्रमा और प्रमाण तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि जो ये अवधारणा है कि प्रमा और प्रमाण भिन्न भिन्न होते हैं, वो एक मिथ्या अवधारणा पर आश्रित है। वो ये मान के चलती है कि वस्तुतः ज्ञान प्रमाण नहीं होता, बल्कि ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण होता है। और इस बात को बौद्ध दार्शनिक बहुत गंभीरता से विरोध में ले आते हैं। उनका कहना है कि प्रमाण अगर कुछ हो सकता है तो केवल ज्ञान हो सकता है।
ज्ञानातिरिक्त प्रमाण नहीं हो सकते, और इसलिए उनके यहाँ प्रमाण अगर कुछ होगा तो ज्ञान ही प्रमाण होगा। फिर प्रमा और प्रमाण एक हो गए, तो जैसे कि न्याय सूत्र के प्रथम न्याय सूत्र का भाष्य लिखते समय वात्स्यायन जैसे कहते हैं ना कि चतस्त्रिषु चैवं विधासु अर्थतत्वं परिसमाप्यते, और वो चार जो विधाएं हैं वो किस रूप में उन्होंने स्थापित की? उन्होंने बताया कि एक तो विधा है प्रमा, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है प्रमिति, और चौथी विधा है प्रमेय। प्रमाता, प्रमाण, प्रमा और प्रमिति, ये चार प्रकार की जो विधाएं हैं, इन चार विधाओं में अर्थ तत्व परिसमाप्त हो जाता है। और ये जो चार प्रकार की विधाएं हैं, ये चार प्रकार का जो भेद है, वो नैयायिकों को बहुत ही गंभीरता से स्वीकार्य हुआ करता है। बौद्ध दार्शनिकों ने इसमें एक भेद को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हटा दिया। वह भेद था प्रमा और प्रमाण के बीच का भेद, क्योंकि प्रमा और प्रमाण दोनों उनके यहाँ एक ही है। अब अगर एक ही है तो उसको हम प्रमाण कैसे कहेंगे, प्रमा कैसे कहेंगे, ये एक अलग जटिल प्रश्न खड़ा हो जाता है। और उसके लिए उनका अपना एक सिद्धांत है, वो बताते हैं कि वस्तुतः ये उसी प्रकार से हुआ करता है जैसे कि एक दीपक स्वयं जाना भी जाता है और ज्ञान का कारण भी होता है, माने प्रकाशक भी होता है और प्रकाशित भी होता है। माने वहां पर प्रकाशक और प्रकाश्य के बीच में कोई भेद उस प्रकार से स्वीकार्य नहीं है और स्वीकार नहीं किया जाता। और इसी बात को वो इस प्रकार से बलपूर्वक रखते हैं कि इसी तरह से प्रमा और प्रमाण के बीच में भी भेद को नहीं रखना चाहिए। और ये जो सिद्धांत है वो अपने मूलभूत रूप में जा करके इस पर पहुंचता है, जिसको हम दर्शन की परंपरा में जानते हैं स्वसंवेदनवाद नाम से। मैं कहना ये है कि ज्ञान जो है स्वयं ही जाना जाता है, स्वसंवेदन है ज्ञान, यानी कि ज्ञान को जानने के लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। और नैयायिका का जो सिद्धांत है वो इसके दूसरे एकदम उल्टा सिद्धांत हो जाता है। उनके यहाँ ज्ञान जो है वह दूसरे ज्ञान से जाना जाता है, यानी कि कहना यह है, इसी बात को जब मीमांस बौद्ध दार्शनिक विचार करते हैं, नैयायिकों से शास्त्रार्थ करते हैं, तो उसमें प्रश्न उठाते हैं कि भाई आपके यहाँ जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो विचित्र स्थिति हो गई कि हमको ज्ञान तो हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। अगर इसको इस रूप में कहें कि हमको ज्ञान तो हो रहा है लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हमको ज्ञान हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी है। और इसलिए उनके यहाँ ज्ञान जो होता है वो हमेशा स्वसंवेद्य होता है। और इसीलिए यमेवात्म संवित्ति तस्या जड़ रूपता, वो कहते हैं कि ज्ञान का विषय के साथ यही भेद हुआ करता है कि जो ज्ञान है वो आत्म संवेदन हुआ करता है, विषय पर संवेद्य होता है। माने विषय को जानने के लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्ञान को जानने के लिए हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। नैयायिकों के यहाँ चूंकि ज्ञान की जो अवधारणा है वह अवधारणा कार्य कारण के रूप में स्वीकार की जा रही है, माने उनका जो एक मानक है वो मानक कार्य और कारण के रूप का मानक स्वीकार किया गया है, और कार्य और कारण के बीच में भेद हुआ करता है। और इसलिए उनकी जो अवधारणा है वह इससे आगे बढ़ते हुए इसी पर विकसित होती चली जाती है। पूरी की पूरी प्राचीन न्याय परंपरा में और बाद में नव्य न्याय की परंपरा में अनुव्यवसाय की जो अवधारणा है वो इसके केंद्र में है, क्योंकि अनुव्यवसाय की जो अवधारणा है वो यही बताती है कि ज्ञान को जानने के लिए हमको एक दूसरे ज्ञान की जरूरत है। हम उसी ज्ञान से उस ज्ञान को नहीं जान सकते। हमको अगर ज्ञान को जानना है
तो ज्ञान के उपरांत हमको एक अनुव्यवसाय होना चाहिए। और यह जो अनुव्यवसायवादी जो अवधारणा है वह यह बतलाती है कि ज्ञान में और घट आदि वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में सचमुच में मौलिक रूप से कोई फर्क नहीं है। यानी कि नैयायिक के यहाँ जो ज्ञान है वह ज्ञान भी विषय के रूप में आता है। माने ज्ञान भी विषय है और यह विषय का विषयी के रूप में, ज्ञान जो है वह भी विषय है। और विषयी जो है माने ज्ञानवान जो है, ज्ञान का जो विषय है वो विषय हुआ और ज्ञान जो है वो विषयी बनता है। तो विषय और विषयी के बीच का जो भेद है वह भेद हमेशा रहेगा, ये एक अवधारणा आती है। और नैयायिकों का कहना है कि सचमुच में ज्ञान भी विषय के रूप में ही आता है। यानी कि ज्ञान भी एक विषय है और इसलिए ज्ञान का भी प्रकाश करने के लिए हमको एक दूसरे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार इस अवधारणा को लेकर के न्याय की परंपरा, मीमांसा की परंपरा और अन्य परंपराएं चलती रहती हैं। और जो बौद्ध दार्शनिक हैं उन्होंने इसको, इस परंपरा के समानांतर एकदम दूसरी परंपरा खड़ी कर दी। उन्होंने ये बात रखी कि सचमुच में विषय और जड़ और ज्ञान के बीच में एक मौलिक अंतर होना चाहिए और वह मौलिक अंतर नैयायिकों को स्वीकार्य नहीं है। तो मौलिक अंतर क्या होना चाहिए कि जो विषय है उस विषय को जानने के लिए दूसरे की जरूरत है, लेकिन ज्ञान को जानने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये एक मूलभूत स्थापना है, जिस मूलभूत स्थापना से आगे बढ़ते हुए हम इन दोनों ही परंपराओं के विकास को देख सकते हैं। यहाँ पर यह भी थोड़ा सा देखना अपने आप में बड़ा मनोरंजक और उचित होगा कि अगर हम प्राचीन न्याय को देखने की कोशिश करें, जिसमें न्याय सूत्र, अगर हम न्याय भाष्य से अलग रख करके केवल न्याय सूत्रों को देखने की कोशिश करें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की बात समझ में आती है कि सचमुच में ऐसा लगता है कि वहां पर प्रमा और प्रमाण के बीच का जो अंतर है वह अंतर उतना स्पष्ट नहीं है जितना स्पष्ट बाद की परंपरा में हुआ। माने एक तरह से न्याय सूत्रों में हम दोनों ही परंपराओं का मूलभूत स्वरूप देख सकते हैं, क्योंकि न्याय सूत्रों में प्रमा और प्रमाण के बीच का जो अंतर है, अब व्याख्याकार इस प्रकार से कह सकते हैं कि सचमुच में वहां पर भी प्रमाण और प्रमा का अंतर मौजूद है, क्योंकि न्याय सूत्रों पर व्याख्या करते हुए वात्स्यायन स्वयं ही प्रमा और प्रमाण के बीच में एक अंतर कर देते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था। लेकिन विद्वान अध्येताओं को यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय सूत्रकार ने जब न्याय सूत्र लिखे थे उसके बाद कम से कम 400 वर्षों के बाद वात्स्यायन ने उस पर भाष्य लिखा। तो जब वात्स्यायन ने उस पर भाष्य लिखा तो उन्होंने जिस रूप में न्याय सूत्रों को समझा उस प्रकार से उन्होंने भाष्य लिखा। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम एक न्याय भाष्यकार के चश्मे से ही न्याय सूत्रों को समझने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें, बल्कि हमारे सामने न्याय सूत्र अपने आप भी उपस्थित हैं और हम सीधे सीधे न्याय सूत्रों से संवाद स्थापित करते हुए न्याय सूत्रों के अभिप्राय को समझने का प्रयास कर सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सचमुच में न्याय सूत्रों में भी उस प्रकार से प्रमा और प्रमाण के बीच का भेद उतना स्पष्ट नहीं है। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि सचमुच में प्रमा और प्रमाण के बीच का भेद स्वीकार किए बिना ही न्याय सूत्रकार ने अपनी बात कही होगी। क्यों? उदाहरण के रूप में आप देखिए, जब प्रमाण के बारे में बात करते हुए प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दा प्रमाणानि, इस प्रकार से प्रमाणों के चातुर्विध्य को स्थापित किया और उस चातुर्विध्य को स्थापित करने के बाद फिर आगे चल के प्रत्यक्ष की
परिभाषा स्थापित करते करते हैं, तो उस प्रत्यक्ष की परिभाषा में अगर आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो पता चलता है बाद के परवर्ती व्याख्याकारों ने क्या किया, उसको इस रूप में समझने की कोशिश की कि सचमुच में ये प्रमाण की परिभाषा न करके बल्कि प्रमा की परिभाषा की जा रही है। और फिर प्रतिज्ञा तो प्रमाण के परिभाषा की गई और परिभाषा की गई प्रमा की, ये तो अपने आप में प्रतिज्ञा कुछ और की गई और फिर बाद में उसका अनुपालन दूसरे रूप में हुआ। तो एक समस्या खड़ी होती है और इसकी व्याख्या करने के लिए अन्य दार्शनिकों ने ये बताया, व्याख्याकारों ने, कि सचमुच में जो प्रमाण है उस समाख्या के निर्वचन सामर्थ्य से ये पता चल जाता है कि प्रमाकरणम प्रमाण। और इस प्रकार की अवधारणा को लेकर के पूरी की पूरी नव्य न्याय की और प्राचीन न्याय की परंपरा उसी एक लाइन पर, उसी एक प्रक्रिया से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये जो इस प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ने की बात है, न्याय सूत्रों में सचमुच में उस रूप में बात हमारे सामने स्पष्ट नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ पर जब आप प्रमाण परीक्षा प्रकरण को देखते हैं तो वहाँ पर प्रमा की कहीं परीक्षा नहीं है। जो परीक्षा है वो सीधे सीधे प्रमाण की परीक्षा है, और प्रमाण की परीक्षा में ही वहाँ पर सारा का सारा जो, जिसको हम स्वसंवेदन का सिद्धांत कहते हैं, उस स्वसंवेदन विषयक जो विचार है वो सारा का सारा विचार प्रमाण के विषय में ही विचार होता है, कि क्योंकि वहाँ पर जो मुद्दा आया है वह मुद्दा इसी रूप में आता है कि प्रमाण की सिद्धि कैसे होगी। क्योंकि जो प्रमाण के बारे में, जो प्रमाण का विवेचन है, प्रारंभिक रूप में जो प्रमाण का विवेचन है वो इसी रूप में आता है क्योंकि सभी दार्शनिकों ने एक बात हर जगह पर एक मत से कही है, वह यह कि मानाधीना सर्वेषां व्यवस्थिति। इसी बात को प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि करके सांख्य कारिका में कहा गया। आचार्य गंगेशोपाध्याय ने भी इसी बात को जब कही कि मानाधीना सर्वेषां व्यवस्थिति इति प्रमाण तत्वम् अत्र विविच्यते करके यही बात कही। और अन्य दार्शनिकों ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रमाण को ही सबसे प्रथम रूप में, जब बौद्ध दर्शन परंपरा में भी जब न्याय बिंदु लिख रहे हैं धर्मकीर्ति, तो वो भी इसी प्रकार से कहते हैं कि प्रमाणाधीना सर्व पुरुषार्थ सिद्धि। तो प्रमाण के अधीन सारे पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, और ये जो सारे पुरुषार्थों की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है, इसलिए प्रमाण स्वरूपम व्युत्पाद्यते किस करके वहां पर वो प्रतिज्ञा करते हैं न्याय बिंदु में। यानी कि जो प्रमाण विषयक चिंतन है, उस प्रमाण विषयक चिंतन की अपने आप में बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये एक तरह से सारे ही दर्शनों में, सारे ही विवेचनों में, जितने भी आप दर्शन ले लीजिए, जितने भी परंपराएं ले लीजिए, उन सभी परंपराओं में ये बात महत्वपूर्ण रूप से आ रही है कि भाई प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण है। अब प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण है तो ये, और इसीलिए आप देखिए कि जब खंडन खंडखाद्य लिख रहे होते हैं श्रीहर्ष, तो वहां पर सबसे पहला, सबसे बड़ा हिस्सा जो उन्होंने उठाया है वह प्रमाण के खंडन को ही समर्पित किया है। और सारा का सारा उनका जो विवेचन है, वह विवेचन इसी बात को केंद्र में रख करके है कि प्रमाण जो है, जो आप लेकर के चल रहे हैं और आप ये जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि प्रमाण के द्वारा वस्तु सत्ता सिद्ध होती है, प्रमेय की सत्ता सिद्ध होती है, ये कैसे स्थापित होता है। क्योंकि उनके सामने नैयायिकों की जो समस्या है वो इस रूप में देखी जा सकती है कि उन्होंने एक तरफ तो ये माना कि प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है, और दूसरी बात ये भी बताई कि प्रमाण के द्वारा ही चीजों की सिद्धि होती है। तो जब प्रमाण के द्वारा ही चीजों की सिद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये स्थिति बनती है कि भाई प्रमाण के द्वारा ही सब कुछ अगर सिद्ध होने वाला है, तो सवाल ये खड़ा होगा कि प्रमाण की सिद्धि किस प्रकार से होती है। आचार्य शंकर जब ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे होते हैं तो वहां पर अध्यास भाष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः विषय विषयिणोः। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो बताया विषय और विषयी, और विषय और विषयी के साथ क्या है कि तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव,
विषय जो है वो तम के समान है और जो विषयी है वो प्रकाश के समान है। ये जो बात है सचमुच में आचार्य शंकर का जो दर्शन है वो प्रमाण विषयक चिंतन को अतिक्रांत करता हुआ जाता है। माने एक जो प्रमाण विषयक विचार है उस विचार से आगे बढ़ता हुआ वो आगे बढ़ता है। माने उसको आप ना तो प्रमेय विषयक विचार उस रूप में कह सकते हैं, ना तो शुद्ध प्रमाण विषयक विचार कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो बात है वो प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा दोनों एक साथ गड्डम गड्ढ हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। क्योंकि जो प्रमाण विषयक अवधारणा है वह प्रमाण विषयक अवधारणा वहां पर इस रूप में भेद को स्थापित करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जितनी भी प्रमाण विषयक विवेचना है वह सारी विवेचना भेद को स्थापित करती है। और इसीलिए आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के परभाष्य लिखते हुए इस बात को एक मिथ्यात्व के आधार के रूप में स्थापित किया है कि ये जो प्रमाण विषयक जो विचार है ये व्यवहार पश्वादिभिश्चाविशेषात्, ये पशुओं के अविशेष है, माने पशुओं को भी इसी प्रकार से व्यवहार होता है। और इसलिए ये जो प्रमाण और प्रमेय का जो विभाग है इस विभाग को लेकर के बहुत्व की अनेकता की सिद्धि नहीं हो सकती है। और ये जो अनेकता की जो सिद्धि नहीं हो सकती इसके लिए बहुत आवश्यक है उस प्रमाण विषयक विवेचन को इस रूप में लेकर के आना। तो ये जो और ये जो खंडन खंड खाद्य में बात आती है इसका मूल एक तरह से आप देख सकते हैं कि ठीक इसी प्रकार की बात श्रीहर्ष से लगभग 1000 वर्ष पहले नागार्जुन ने अपने मध्यमक शास्त्र में कही थी। क्योंकि मध्यमक शास्त्र में नागार्जुन भी यही काम करता है। वो क्योंकि नागार्जुन को हम लोग जानते हैं वो वैतंडिक है और न्याय सूत्रों में एक वितंडा नामक एक तत्व अलग से स्वीकार किया गया है, क्योंकि वो इससे परिचित हैं, वो इसको जानते हैं, समझते हैं कि इससे परिचित हैं और परिचित होने के कारण उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन हमारे उनके सामने आता है कि किस प्रकार से वो प्रमाण विषयक जो विवेचन है उसको किस प्रकार से हम स्वीकार करें। तो प्रमाण विषयक विवेचन को वहां पर भी उन्होंने भी कहा कि प्रमाण के द्वारा जो सिद्धि होती है उस सिद्धि को हम कह नहीं सकते, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रमाण विषयक जो विवेचन है उस विवेचन को लेते हुए अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं, अगर हम लेकर के चलते हैं तो वस्तुतः तो अनेकता की सिद्धि हो जाएगी। और जब अनेकता की सिद्धि हो जाएगी तो उस अनेकता की सिद्धि को लेकर के हम किस प्रकार से अपनी बात को कहेंगे, क्योंकि हमको तो उसको ट्रांसेंड करना है, उसके अतीत हो जाना, उसके ऊपर चले जाना है। और जब हम उसके ऊपर चले जाना है तो ये किस प्रकार से बात हो सकती है, किस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। और इसीलिए ये सारा का सारा जो इनका जो सिद्धांत है, नागार्जुन का जो सिद्धांत है, और उसी प्रकार की एक और अवधारणा हमारे सामने दिखाई पड़ती है, जिसको कि जो भी बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है वो महत्वपूर्ण अवधारणा आती है चार्वाकीय पृष्ठभूमि से। और चार्वाकीय पृष्ठभूमि से वो अवधारणा आती है तत्व पप्लव सिंह में। तो ये जो 3 ग्रंथ हैं, माध्यमक कारिका, उसके बाद तत्व पप्लव सिंह और जो खंडन खंड खाद्य, इन तीनों जो ग्रंथों की जो मूलभूत बात है, मूल आक्रामक बिंदु है, वो इस रूप में उभर करके सामने आता है कि कोई भी प्रमाण मीमांसा संभव नहीं हो सकती है। और कोई भी प्रमाण मीमांसा संभव नहीं हो सकती है अगर ये समस्या है तो इसको हम किस प्रकार से लेकर के समझने की कोशिश करें, क्योंकि किस प्रकार से इसको हम लेकर के समझने की कोशिश करें, कैसे हम इसको समझें। क्योंकि जब कोई भी ज्ञान संभव नहीं है, कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ज्ञान की संभावना को ही निरस्त कर देते हैं। माने ये एक तरह से अगर हम पश्चिम की दार्शनिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने ये बात इस रूप में समझ उभर करके आती है कि जो प्रमाण विषयक अवधारणा है, जो प्रमाण विषयक अवधारणा है, वह अवधारणा
हमारे सामने इस प्रकार से उभर करके आती है कि भाई हम इसको प्रमाण के द्वारा क्या कोई ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये संदेहवादी सारी की सारी चुनौतियां हैं। और ये संदेहवादी जब चुनौतियां हैं, इनके द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है कि सचमुच में कोई भी प्रमाण कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी ज्ञान को हम तक उपलब्ध नहीं करा सकता। और इसलिए न्याय की जो अवधारणा है, वह धारणा यह है कि सचमुच में ज्ञान हमको उपलब्ध कराता है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। विषय के बारे में जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान हमको निश्चित रूप से प्रमाणों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए एक ऐसी प्रमाण मीमांसा सुगठित रूप से खड़ी करनी है जो कि संशयवादी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का खंडन कर सके। और इसीलिए प्रमाण विषयक जो विवेचना है नैयायिकों की, वह विवेचना उस संदेहवादी चुनौती को धराशायी करते हुए आगे बढ़ती है। और इसके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ज्ञान हमको विषय का हुआ करता है, विषय के बिना कोई ज्ञान नहीं संभव हो सकता है। माने ये एक दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है, ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि ज्ञान हमको जो प्राप्त होता है वो विषय का प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति में हम ये भेद दोनों के बीच का जो है, ज्ञान और विषय के बीच का जो भेद है, उस भेद को स्वीकार करते हुए इन दोनों की परस्पर सापेक्षता को भी स्वीकार करना है। तो ज्ञान जो है वो क्या है, किसको हम ज्ञान कहेंगे? क्या शुद्ध संवेदनात्मक जो ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान उतना ही है, या उस शुद्ध संवेदनात्मकता से बढ़ करके भी कुछ ज्ञान है? जो बौद्ध परंपरा ने एक मॉडल रखा था, एक प्रतिमान रखा था, उस प्रतिमान की जो विशिष्टता थी, उस प्रतिमान का आदर्श जो था, वो शुद्ध संवेदनात्मक जो ज्ञान था उसका आदर्श था। और इसीलिए उस शुद्ध संवेदनात्मक ज्ञान को आदर्श के रूप में रखते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष को ही सारे प्रमाणों में आदर्श के रूप में उपस्थित किया, आदर्श के रूप में स्थापित किया। और प्रत्यक्ष को आदर्श के रूप में स्थापित करने का तात्पर्य ये होता है कि जो प्रत्यक्ष है, वह प्रत्यक्ष सचमुच में हमको वस्तु का केवल परिचय मात्र करा देता है। और परिचय होने के बाद जो कुछ भी है वो सारा का सारा सब्जेक्टिव है, जिसको कि हम कह सकते हैं वैयक्तिक है। माने वह हमको प्रदत्त नहीं है, हमको मिला हुआ नहीं है, वह हमको विषय के रूप में नहीं प्राप्त है, बल्कि विषय के रूप में जो प्राप्त है वह केवल उतना है जो हमको संवेदन के रूप में प्राप्त होता है। और इसीलिए बौद्ध दार्शनिकों ने इस प्रमाण विज्ञान को इस रूप में स्थापित करने का प्रयास किया कि हमको शुद्ध ज्ञान का मानक वो है जो कि केवल विषय का परिचय कराए, उसके में कोई व्यवस्थितीकरण नहीं होता, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसके कारण कोई विशेषण भाव उसमें आए। क्योंकि व्यवस्थितीकरण की बात आप करें या विशेषण भाव की बात करें, जैसे हम अगर कहें कि घटवद भूतल, घटवान पटः, और अगर हम कहें पटवान घटः, तो घटवान पटः और पटवान घटः, इन दोनों में जो विषय हैं वो विषय तो वही हैं, लेकिन विषय का क्रम बदल जा रहा है। और विषय का क्रम बदल जाने की वजह से ज्ञान बदल जा रहा है। और उसको अगर हम दूसरे रूप में कहें, तो अगर न्यायिक के सामने यह प्रश्न रखा जाए कि घटवान पटः और पटवान घटः, इन दोनों ज्ञानों में अंतर क्या है, तो न्यायिक कहता है कि भाई देखिए, अगर इन दोनों ज्ञानों में अंतर है तो इनके विषय में अंतर होना आवश्यक है। क्योंकि उदयनाचार्य जी ने बहुत स्पष्टतया बताया है, और वो परवर्ती न्याय परंपरा स्वीकार भी करती है, विषयेण विशेषो ही निराकारतया धियाम। ज्ञान जितने भी होते हैं वो निराकार हैं। माने ज्ञान का कोई अपना आकार नहीं होता, ज्ञान आकार शून्य हुआ करता है। और जो कुछ भी है, जो उसमें परिवर्तन आता है, जो कोई भेद आता है, जो उसमें कोई विभिन्नता आती है, वो किस वजह से आती है? वो विषय की वजह से विभिन्नता आती है।
तो विषयेण विशेषो ही निराकारतया ध्यान, यानी कि न्याय की जो प्रमाण मीमांसा है वह विषय का प्रतिबिंबन ज्ञान में होता है, इस रूप में मान के चलती है। विशुद्ध प्रतिबिंबन ज्ञान में हुआ करता है, और ज्ञान में जो प्रतिबिंबन हो रहा है विषय का, विषय उसी प्रकार का है। तो घटवान पटः और पटवान घटः, इन दोनों ज्ञानों के जो विषय हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और उसी बात को नैयायिक इस रूप में बताता है कि भाई देखो, एक ज्ञान का जो विषय है वो घट विशिष्ट पट है, और दूसरे ज्ञान का विषय पट विशिष्ट घट है। तो पट विशिष्ट जो घट हुआ ये दूसरा विषय है, और घट विशिष्ट जो पट है ये एक अन्य विषय है। तो इस प्रकार से ज्ञान की विभिन्नता हो गई, यानी कि ज्ञान के जो जो विषय उस ज्ञान को आकार प्रदान करते हैं, जो वह आकार वस्तुतः ज्ञान का अपना नहीं है, बल्कि वो आकार भी बाह्य जगत में ही है। घट विशिष्ट पट बाह्य जगत में है, और पट विशिष्ट घट भी बाह्य जगत में है, और इसलिए ये जो ज्ञान है वो ज्ञान पूरा का पूरा विषय का प्रतिबिंबन कर रहा है, और इस प्रकार से ज्ञान एक सही पिक्चर, सही चित्र उपस्थित कर रहा है विषय का। और ये जो प्रमाण मीमांसा है इस रूप में बात को आगे लेकर के चलती है। और इस प्रक्रिया में ये बात हमारे सामने उभर करके आती है कि जो कॉग्निशन है, जो ज्ञान है, वो निराकार है, और उसको जो कुछ भी आकार मिल रहा है, माने इसको आप इस तरह से कहिए कि उसका कोई अपना कोई फॉर्म नहीं है। ज्ञान फॉर्मलेस है, और उसमें जो विषय आ रहा है उस विषय की वजह से ही उसमें आकार आ रहा है, या उसमें जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी विभिन्नता आ रही है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से अगर भिन्न हो रहा है तो क्यों भिन्न हो रहा है? अपने विषय की वजह से भिन्न हो रहा है। तो ये एक मॉडल नैयायिकों का एक प्रतिमान आया, और उस क्रम में वो चलता रहा। बौद्धों का जो प्रतिमान रहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बात इसमें केवल इस जो एक दूसरा प्रतिमान लेकर के, अब इसमें कौन सा आज के आधुनिक विज्ञान के साथ कौन सा संगत बैठेगा, कौन सा नहीं संगत बैठेगा, इस पर भी एक विचार करने की, बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के दावे इस बारे में किए जाते हैं, कहे जा रहे हैं, और उनके अपने अपने निहितार्थ हैं। अब जो बौद्ध दार्शनिक हैं उनका कहना है कि ज्ञान में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह ज्ञान केवल उतना है जो प्रदत्त का हो रहा है, माने जो हमको मिल गया बस उतना ही ज्ञान हुआ, और उसके बाद जो व्यवस्थितीकरण है, माने जिसको हम कहते हैं विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव जो है वो क्या है? वो उसका विशेष व्यवस्थितीकरण है। जो हमको उपलब्ध हो गया, उस उपलब्ध वस्तु का जब हम एक क्रम में एक उसकी जो ऑर्डरिंग करते हैं, उसको जब हम व्यवस्थित करते हैं, तो वह व्यवस्थितीकरण हमको प्राप्त नहीं है। ये क्या है? ये वैयक्तिक है, ये हम अपनी ओर से करते हैं, हम उसको वस्तु के ऊपर अपनी ओर से आरोपित करते, लगाते हैं, और जब हम अपनी ओर से उसके ऊपर व्यवस्थितीकरण करते हैं तो यह जो वस्तु का व्यवस्थितीकरण है, वह व्यवस्थितीकरण बाह्य जगत का के वस्तुओं को प्राप्त करके उसका व्यवस्थित, ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की अपनी कुछ एक और असमाधेय समस्याएं हैं, और उन असमाधेय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये जो अवधारणा है वो बाह्य विषय को स्वीकार करके चलते हुए वो अंततः ऐसी स्थिति में परिणत हो जाती है जहां पर बाह्य वस्तु को स्वीकार करना आवश्यक नहीं रह जाता, यहां तक कि अनावश्यक हो जाता है कि बाह्य वस्तु को स्वीकार करना। क्यों अनावश्यक हो जाता है? क्योंकि जो बाह्य वस्तु है वो बाह्य वस्तु हमको सीधे सीधे परिचित नहीं हो रही है। जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है वो प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त हो रहा है, और वो जो प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त हो रहा है वो वस्तुतः हम विषय को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि विषय का आकार प्राप्त हो रहा है। नैयायिकों का जो सिद्धांत था निराकार ज्ञानवाद, उसके परिप्रेक्ष्य में उसके समानांतर
बौद्धों ने दूसरा सिद्धांत रखा जिसको कहा जाता है साकारक ज्ञानवाद। और ये साकारक ज्ञानवाद भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग दार्शनिकों को स्वीकार्य है। ऐसा नहीं है कि ये साकारक ज्ञानवाद केवल बौद्ध दार्शनिकों को स्वीकार्य है, ये वेदांतियों को भी साकारक ज्ञानवाद स्वीकार्य है। लेकिन अब साकारक ज्ञानवाद जो बौद्धों का है और जो वेदांतियों का है या जो सांख्यों का है, उनमें कुछ एक अंतर हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो अंतर अगर हम ओवरलुक कर दें, उसको ध्यान में न रखें, तो बहुत सारी चीज़ें गड्ढम गड्ढ हो जाएंगी। तो बौद्धों ने ये बात रखी कि जो आकार है वो ज्ञान में है, माने जिसको हम व्यवस्थितीकरण करते हैं वह व्यवस्थितीकरण वस्तुतः वैयक्तिक है और वो बाह्य जगत से नहीं आ रहा है, वो हमारी कल्पना से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो बौद्धों का जो कंस्ट्रक्शन है, जो विकल्प है, और उसके लिए ये जो समानांतर एक सुझाव जो कहा जा सकता है कि पश्चिम में कांट की जो अवधारणा है, वो कांट की अवधारणा काफ़ी हद तक इसके साथ जा पाती है और इसको इस रूप में देखा जाता है क्योंकि लंबी परंपरा रही। और एक तरह से कहना चाहिए कि जब मॉडर्न साइंस की जो शुरुआत होती है, मॉडर्न फिलॉसफी की जो शुरुआत होती है डेकार्ट्स के बाद से लेकर के, तो डेकार्ट और उसके बाद के क्रम में ह्यूम को लेते हुए आते हुए जब हम कांट तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो बात आती है, तो ह्यूम के द्वारा जो बात प्रतिपादित की गई है वो पूरी की पूरी एक तरह से कहते हैं कि वो बौद्धों का जो सिद्धांत है ठीक तकरीबन वैसा ही सिद्धांत ह्यूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेकिन बौद्ध थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कि उसको हम कांट के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कांट में जो एक संवेदन और एक जो अंडरस्टैंडिंग का जो अंतर है, और टी.आर.बी. मूर्ति और कुछ एक अन्य विद्वानों ने भी उस रूप में उसको समझने की कोशिश की कि जो संवेदन है और जो उसकी जो समझ, उसका जो अवबोध है, इन दोनों के बीच में एक अंतर करने की ज़रूरत है। तो जो संवेदन है उतना हमको प्राप्त होता है, और उसके बाद जो अवबोध है वो अवबोध हमारे द्वारा अपने द्वारा किया गया है, माने जो हमको मिला उस पर हमने कुछ जोड़ा और जोड़ करके उसको हमने अपनी ओर से व्यवस्थित कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से बात आती है, उन कंपैरिजन की जो बातें हैं, जो दोनों में तुलनाएं हैं, उन तुलनाओं के बारे में मैं बहुत ज़्यादा विचार करने के क्रम में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये तुलना की जो एक अलग ही मुद्दा होगा किस प्रकार से उसको। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम में जो कॉग्निटिव साइंसेज वगैरह पर जो विचार चल रहे हैं, वो विचार ह्यूम और कांट और उनके बाद के जो चिंतक हैं, गिलबर्ट राइल इत्यादि, वो उसी धारणा पर, उसी अवधारणा को लेते हुए, उसी परंपरा को लेते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। माने वहाँ पर एक जो जिसको हम ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत कहें, ज्ञान मीमांसा कॉग्निटिव थियरी जो हैं, वो एक ही ढर्रे पर, एक ही मानक पर, एक ही प्रतिमान पर चलती हुई चली जाती है। यहाँ पर वह जो प्रतिमान है वो एक भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का जो सिद्धांत है उनमें एक विशेष संप्रदाय से ही संबद्ध रह जाता है, और बाकी जो दार्शनिक हैं वो उससे भिन्न प्रकार की अवधारणाओं को लेकर के बात को चलते हैं। अब अगर वो भिन्न प्रकार की अवधारणाएं लेकर के बात करते हैं, कहते हैं, अब उसमें विचारणीय बात ये होती है कि जो भिन्न प्रकार की अवधारणाएं यहाँ पर आ रही हैं, जो न्याय की जो अवधारणा आ रही है, उसको हम क्या विज्ञान के साथ उसी प्रकार से जोड़ सकते हैं जिस प्रकार से पश्चिम में आज के समय में जो चिंतन हो रहे हैं, पश्चिमी विज्ञान में जो विचार हो रहे हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से कांट और ह्यूम के साथ सततता है, एक निरंतरता है, उस निरंतरता के साथ लेते हुए प्रमाण विषयक अवधारणा को हम चलते हुए चले जाते हैं। क्या न्याय की जो अवधारणा है, जिसको कि हम इस रूप में समझते हैं, जहाँ पर कि जो
विषय विशेषण विशेष्य भाव, जिसको कि नैयायिक शब्द प्रयोग करता है, शब्द विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण और विशेष्य के रूप में चीज़ों को लेकर के समझने की व्यवस्था जिसको हम लेकर के चलते हैं, क्या उसको भी उसी प्रकार से विज्ञान की अवधारणाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है? ये एक विचारणीय बिंदु होगा। मुझे लगता है कि उसको भी कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ा जा सकता है और इस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नैयायिकों के यहाँ भी सारे के सारे, और ये एक कई एक पश्चिम में इस पर बहुत सारे लोगों ने आरोप भी उठाए, बहुत सारे कई महत्वपूर्ण आलेख भी लिखे गए अंग्रेजी में, जिसमें कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार करने की जरूरत क्या है न्याय परंपरा में, इस पर प्रश्न उठाया गया। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि न्याय दर्शन में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो है कहीं पर भी व्यवहार का अंग नहीं है। जो तत्व चिंतामणिकार की एक पंक्ति है कि निर्विकल्पकम तो प्रमा अप्रमा बहिर्भूतम व्यवहारानंगत्वात्। निर्विकल्पक जो है वो प्रमा और अप्रमा दोनों के बाहर है, दोनों से बाहर है, माने उसको हम प्रमा भी नहीं कह सकते हैं, अप्रमा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? उसकी वजह यह है कि ना तो प्रमा की अवधारणा उस पर लागू हो पाती है, ना तो अप्रमा की अवधारणा ही उसके ऊपर लागू होती है, क्योंकि यथार्थता और अयथार्थता, यथार्थता जो है प्रमा के लिए आवश्यक है और अयथार्थता जो है वो अप्रमा के लिए जरूरी है। जो निर्विकल्पक है, जो शुद्ध संवेदन है, वो शुद्ध संवेदन न तो यथार्थ कहा जा सकता है और न तो उसको हम अयथार्थ कह सकते हैं। क्यों यथार्थ इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसको हम कहीं से भी उसको वेरीफाई करने के लिए कोई अवसर नहीं है। जो पश्चिम में भी इस चीज को लेकर के बड़ा विचार हुआ कि जिस प्रकार की धारणा चल रही है उसमें हम वेरिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे। किसी भी ज्ञान को सही या गलत मानने के लिए हमारे पास आधार क्या है, या उसको हम सही अगर कह रहे हैं तो किस आधार पर हम उसको सही कहेंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार वहां पर खड़ा होता है। और यही सवाल बौद्धों के द्वारा भी कहा जा सकता है, जब वो कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में विषय के द्वारा आकार प्रदान कर दिया जाता है। तो अब जिस विषय के द्वारा आकार प्रदान किया गया उसी विषय के द्वारा आकार प्रदान किया गया, या वह आकार अंदर से वैयक्तिक रूप से प्राप्त है, इसमें निर्धारक क्या होगा? और इसमें निर्धारण करने के लिए सचमुच में कोई युक्ति नहीं है, बलवती कोई विनिगमना नहीं है। और इसीलिए जो धर्मकीर्ति हैं उनके प्रमाण वार्तिक को देखिए तो धर्मकीर्ति की जो पोजीशन है वो सौत्रांतिक और विज्ञानवादी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो कभी इधर फिसलते दिखाई पड़ते हैं, कभी विज्ञानवाद की तरफ फिसलते दिखाई पड़ते हैं, और वो जो स्थिति है वो कहीं से भी व्यवस्थित नहीं हो पाती है कि वो सौत्रांतिक हैं या वो विज्ञानवादी। और ये लंबे बहस का मुद्दा हो जाता है विद्वानों के लिए कि किस रूप में धर्मकीर्ति को समझा जाए। नैयायिकों ने जो अपनी पोजीशन बनाई है, अपनी स्थिति जो बनाई है, वो इस रूप में स्थिति उन्होंने बनाई कि देखिए जो शुद्ध संवेदनात्मक है निर्विकल्पक, और ये जो अभी मैंने बताया तत्वचिंतामणिकार के वक्तव्य को, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक और वक्तव्य को अगर हम देखने की कोशिश करें, वो उदयनाचार्य जी का वक्तव्य है। उनका कहना है कि सर्वमपि ज्ञानम, जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान साक्षात परंपरया व निर्विकल्पकाश्रितम, वो सीधे सीधे कहो या परंपरा कहो, वो निर्विकल्पक पर आश्रित है। यानी कि जितने भी हमारे ज्ञान हैं वो सारे के सारे ज्ञान निर्विकल्पक पर आश्रित हुआ करते हैं। और चूंकि निर्विकल्पक पर आश्रित होते हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा विशुद्ध संवेदनात्मक ज्ञान है जिस ज्ञान को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उसको छोड़ दिया तो हमारा जो सविकल्पक है उस सविकल्पक के द्वारा हम किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए नैयायिकों का जो प्रमाण विज्ञान है वो प्रमाण विज्ञान विशुद्ध
निर्विकल्पक से शुरू होता हुआ वो संवेदना जो सविकल्पक है उस सविकल्पक तक पहुंचता है। सविकल्पक को इस रूप में स्वीकार करते हुए चलता है कि हमारा सारा का सारा व्यवहार, हमारी सारी प्रवृत्ति, सारा व्यवहार, सारी प्रवृत्ति, हम जिसके आधार पर कुछ भी करते हैं, माने ये ध्यान देने वाली बात है कि हम अगर कुछ ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, कुछ हम त्याग करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उन सारे के लिए हमारे लिए जो प्रवृत्त्यंग है, प्रवृत्ति का आधार है, वो निर्विकल्पक है, सविकल्पक नहीं हो सकता। और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा हर किसी को। और इसीलिए सविकल्पक को व्यवहार का आधार स्वीकार करते हैं और निर्विकल्पक को सविकल्पक का आधार स्वीकार करते हैं। माने इसको इस रूप में देखिए अगर कि निर्विकल्पक जो है वो सविकल्पक का आधार है और सविकल्पक सारे व्यवहारों का आधार है। और ये एक ऐसी प्रमाण मीमांसा बनती है जो डामाडोल भी नहीं होती है, जिसमें आप विज्ञानवाद और वस्तुवाद किधर जा रहे हैं आपकी पोजीशन स्पष्ट नहीं होती है। तो ये एक वस्तुवादी अवधारणा, और वस्तुवादी अवधारणा एक सचमुच में साइंस की भी, विज्ञान की भी एक बहुत बड़ी मांग है। क्योंकि विज्ञान जिस पर ऑपरेट करता है, विज्ञान जिस पर कार्य करता है, वो वस्तु पर कार्य करता है। जिसको कहते हैं ना कि साइंस क्या है, वो मैटर, उसके लिए साइंस के लिए महत्वपूर्ण चीज है मैटर। तो मैटर पर साइंस कार्य करता है। तो विज्ञान के लिए आवश्यक चीज होती है कि जिसको कि हम कहते हैं पदार्थ, तो पदार्थ पर कार्य करने वाला है। और इसलिए पदार्थ की जो अवधारणा है, पदार्थ को भी हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसको ले करके चलना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और इसलिए निर्विकल्पक जो कि शुद्ध विशुद्ध पदार्थ पर, और उसके बाद जो सविकल्पक है वो सारा का सारा सविकल्पक निर्विकल्पक पर साक्षात, क्योंकि जो प्रत्यक्ष के स्तर में सविकल्पक होता है वो तो सीधे सीधे निर्विकल्पक पर आश्रित होता है, और दूसरी जगहों पर जो सविकल्पक होते हैं अनुमान के स्थल में या शब्दबोध के स्थल में या उपमान के स्थल में, वे सारे के सारे परंपरा निर्विकल्पक पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार एक ऐसी हमारे सामने व्यवस्था बन करके आती है कि जहाँ पर निर्विकल्पक से प्रारंभ करते हुए हम सविकल्पक और हम अपने व्यवहार इन सब को साथ में रखते हुए चलते हैं। और ये एक ऐसी प्रमाण विषयक अवधारणा है न्याय की, जो कि विज्ञान के साथ भी संगत हो सकती है, और एक बलपूर्वक अपने वस्तु जगत की स्थिरता को भी, वस्तु जगत को भी अपने साथ लेकर के चलती है। क्योंकि जो वस्तु जगत है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अपना दैनिक व्यवहार करते हैं, उस वस्तु जगत की वास्तविक सत्ता को दूर छोड़ करके, क्योंकि इस समस्या से पश्चिम में भी बहुत विचार किया जा रहा है कि हम जिसको कि हम एक कहते हैं साइंटिफिक रियलिज्म नाम की एक अवधारणा चल रही है पश्चिम में, कि हमको वैज्ञानिक वस्तुवाद, कहीं ना कहीं हमको एक वैज्ञानिक वस्तुवाद को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो जो वैज्ञानिक वस्तुवाद है उसको लिए बिना विज्ञान का काम नहीं चल सकता है, इस प्रकार से बात वहाँ पर चल रही है। तो ये जो विज्ञान की जो अवधारणा है उसके साथ एक मानक के रूप में आप कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया जो है, जिसके साथ न्याय की प्रक्रिया, जो प्रमाण विज्ञान की प्रक्रिया, प्रमाण विषयक अवधारणा है, वो प्रमुख रूप से इस रूप में आ सकती है। और यहीं पर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, यशस्वी कुलपति आचार्य राजाराम शुक्ल जी और अन्य जो संयोजक लोग हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।